हेलो एवरीवन। आज हम फिजिक्स की क्लास करेंगे। कल तक हमने कार्य ऊर्जा और कार्य ऊर्जा कर ली थी। कार्य ऊर्जा मतलब कि हमने वर्क एंड एनर्जी कर ली थी। आज हम देखेंगे शक्ति, उसके बाद में फिर हम चलेंगे गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशन पर। ठीक है, चलो शक्ति देखते हैं। शक्ति यानी कि पावर। पावर क्या होती है? पावर की डेफिनेशन होती है कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, यानी कि रेट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड पावर। रेट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड पावर, यानी कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति को लिखते कैसे हैं, मतलब कि जो मैंने बोला है ये तो उसका डेफिनेशन हो गया। अब इसको मुझे मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखते हैं? शक्ति इक्वल टू कार्य करने की दर, यानी कि दर मतलब समय, यानी कि वर्क अपॉन टाइम। वर्क अपॉन टाइम। इसका भी मात्रक जूल होता है। इसका मात्रक क्या होता है? जूल। मात्रक क्या होता है इसका? जूल। मात्रक इसका क्या होता है? जूल। लेकिन इसे जो इलेक्ट्रिकल शक्ति होती है उसे हम यूनिट में मापते हैं, यानी कि किलोग्राम प्रति घंटा, किलोग्राम प्रति घंटे में नापते हैं, यानी कि KWH। किलोग्राम नहीं, किलोवाट और घंटा। किलोवाट और घंटा। किलोवाट और घंटा। इसे क्या बोलते हैं? एक यूनिट, यानी कि एक यूनिट बराबर क्या होता है? KWH। KWH बराबर क्या होता है? एक यूनिट। यानी कि किसी भी उपकरण द्वारा एक घंटे में ली गई किलोवाट, यानी कि किलोवाट एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? किलोवाट पावर को हम क्या बोलते हैं? एक यूनिट। यानी कि कोई एक उपकरण है, यानी मान लो एक हीटर है, उसकी जो पावर लेने की क्षमता कितनी है? 1000 वाट। ये उसकी रेटिंग दी गई है 1000 वाट। इसका मतलब क्या हुआ कि वो 1000 पावर है, यानी कि 1000 पावर है, वो कितने एक घंटे में लेगा, यानी कि एक घंटे में वो कितनी एक यूनिट बनाएगा। यदि हीटर एक घंटे कंटिन्यू चलता है तो वो 1000 वाट, यानी कि 1000 वाट यानी 1 किलोवाट बनाएगा यूनिट। अगर उसकी रेटिंग कितनी है? 1000 वाट, तो ये कितना होगा? एक यूनिट के बराबर होगा, यानी कि वो एक घंटे चलेगा तो एक यूनिट की खपत करेगा। ठीक है, ये हो गया। हम हॉर्स पावर का यूज करते हैं। हॉर्स पावर HP। 1 HP बराबर होता है 746 वाट। 746 वाट, यानी कि जो हमारे घरों में और कमर्शियल यूज में मोटर वगैरह जो बड़े उपकरण होते हैं उनकी रेटिंग हम क्या लेते हैं? हॉर्स पावर में। क्यों? क्योंकि हमें ये वाट की बड़ी यूनिट, यानी वाट से भी बड़ी यूनिट क्या है? हॉर्स पावर। इसलिए हम हॉर्स पावर में लेते हैं। हमारे घर में मेनली क्या 1 हॉर्स पावर, 1.5 हॉर्स पावर या 2 हॉर्स पावर की मोटरें रहती है, यानी कि जो पानी के समरसीवर होते हैं वो कितने 2 हॉर्स पावर के रहते हैं। तो 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है? 746 वाट, यानी कि 746 वाट बराबर कितना होता है? 1 हॉर्स पावर। बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि 1 हॉर्स पावर बराबर 1 HP बराबर कितना होता है? 1 किलोवाट। ये गलत है।
ये गलत है। 1 हॉर्स पावर बराबर 1 किलोवाट नहीं होता है, 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट। ठीक है, ये तो हो गया शक्ति। शक्ति क्या होती है? कार्य करने की दर को हम क्या बोलते हैं? शक्ति। कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते थे? एनर्जी। कार्य करने की दर को क्या बोलते हैं? कार्य करने की दर को हम बोलते हैं शक्ति यानी पावर। मात्रक क्या होता है इसका? जूल। और इसे एक यूनिट बराबर क्या होता है? किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा यानी किलोवाट एंड हॉर्स। ये होता क्या है कि किसी भी उपकरण द्वारा 1 घंटे में खपत की गई पावर को हम क्या बोलते हैं? किलोवाट घंटे में नापते हैं। ठीक है, अब 1 एचपी बराबर क्या होता है? 746 वाट। 1 एचपी बराबर क्या होता है? 746 वाट। 1 एचपी बराबर 1 किलोवाट नहीं होता है। ठीक है, चलो हम नेक्स्ट देखते हैं। यानी कि न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। यानी इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? न्यूटन्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ। यानी क्या है? न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल या ग्रेविटेशनल न्यूटन्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ। ये क्या होता है? पहले तो इसके बारे में वैसे बताते हैं। न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है, ये जो गति के नियम थे जो कि हमें प्रिंसिपिया में मिले थे, न्यूटन द्वारा जो लिखी गई बुक है प्रिंसिपिया, उसमें थे। उसी के साथ में एक और लॉ था, यानी कि 3 गति के नियम थे, 3 लॉ ऑफ मोशन थे, 3 लॉ ऑफ मोशन थे, और एक क्या था? ग्रेविटेशनल फोर्स यानी ग्रेविटेशनल गुरुत्वाकर्षण का नियम था। लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल भी था उसी बुक में, यानी ये उसमें चौथा नियम था। यही बोला जाता है कि न्यूटन साहब कहाँ पे एक बगीचे में बैठे थे, सेब नीचे गिरा, तो उन्होंने सोचा कि सेब नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया या साइड में क्यों नहीं गया। तो ऐसे उन्होंने सोचा, तो उन्होंने मतलब एक नियम बनाया, ये बोल दिया कि ये नीचे क्यों सेब नीचे क्यों गिर रहा है, क्योंकि इस पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रहा है, इसलिए ये नीचे की साइड आता है। यानी पृथ्वी हर एक चीज को अपने केंद्र की तरफ खींचती है। ठीक है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स का नियम के तहत उन्होंने बताया था। चलो, ग्रेविटेशनल फोर्स का यानी ग्रेविटेशनल जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम है यानी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी है, उसे पढ़ते हैं। ग्रेविटेशनल क्या होता है? मान लो मैंने ये माना, ये दो कोई ऑब्जेक्ट है, ये दो कोई ऑब्जेक्ट, इनके बीच की दूरी क्या है? r है। इनके बीच की दूरी क्या है? r है। इनमें द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान m1 है तो इसका द्रव्यमान m2। पहले यानी इसे मैं फर्स्ट ऑब्जेक्ट बोल रहा हूं, इसे मैं सेकंड ऑब्जेक्ट बोल रहा हूं। फर्स्ट ऑब्जेक्ट है ये सेकंड ऑब्जेक्ट है। ये दोनों रखे कितनी दूरी पर है? r दूरी पर, यानी कि इनके बीच में जो डिस्टेंस होगी वो कितनी है? r। मैंने माना इसका जो
मास है, द्रव्यमान है, वो m1 है, इसका जो मास है यानी द्रव्यमान है वो क्या है, m2 है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या कहता है कि दो पिंडों के बीच लगने वाला बल, दो पिंडों के बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमान के समानुपाती होता है और उनकी दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि इन दोनों जो ये पिंड है इनके बीच में जो बल लगेगा वो इनके जो द्रव्यमान है यानी मास है उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और इनकी जो दूरी है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। चलो मैं इसे लिख देता हूं जो मैंने बोला है, यानी कि किसी क्या बोल रहा है कि दो पिंडों के बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमान के समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि जो फोर्स लगता है दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लगता है वो क्या होता है, इनके जो मास है उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और जो इनके बीच की डिस्टेंस है उनके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मैं इसे जो मैंने बोला है उसे मैं मैथमेटिकल फॉर्म में लिखता हूं। तो F समानुपाती m1 m2 और F व्युत्क्रमानुपाती यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल r²। यही बोला है, यानी कि जो फोर्स है वो दोनों पिंडों के द्रव्यमान के तो समानुपाती है लेकिन जो दूरी है उसके व्युत्क्रमानुपाती है। यानी कि जो फोर्स है वो मास के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और जो फोर्स है वो जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है यानी कि इसके क्या है वो व्युत्क्रमानुपाती यानी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, चलो इसे मैं एक में ही लिख देता हूं। कैसे, F बराबर F समानुपाती m1 m2 अपॉन r²। ये मैंने लिख दिया। तो मैंने यहां से समानुपाती कर ये हटाया, साइन हटाया, तो मैंने ये g लिख दिया m1 m2 अपॉन r²। ये है जो न्यूटन का नियम है, यानी न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है वो क्या है, F बराबर g इंटू m1 m2 अपॉन r²। यहाँ पे g क्या है, m1 m2 तो हमें पता है कि एक ऑब्जेक्ट 1 का द्रव्यमान है, ये ऑब्जेक्ट 2 का द्रव्यमान है और ये r इन दोनों के बीच की दूरी है। लेकिन g आया है, g क्या है, g को बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक। गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक, जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, ये आ गया F बराबर g m1 m2 अपॉन r², g बराबर गुरुत्वाकर्षण नियतांक। अब हम देखते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्या होता है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है। इसका गुरुत्वाकर्षण नियतांक को मैं लिखता हूं g बराबर F इंटू r² अपॉन m1 m2। ये लिख सकता हूं मैं क्योंकि मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो F, ये R F के साथ चला गया तो F इंटू r², जी के m1 m2 जी के नीचे आएगा। तो मैंने जी की मैं मात्रक लिख रहा हूं, यानी इसका मैं मात्रक लिख रहा हूं। तो मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक क्या होगा
फोर्स का क्या होता है न्यूटन, फोर्स का वो क्या होता है न्यूटन। आर स्क्वायर यानी कि ये दोनों के बीच की दूरी है, इसके क्या होगा मीटर, अपॉन m1 m2 क्या है द्रव्यमान है, मास है, तो ये क्या होगा किलोग्राम। ठीक है, ये इसका मात्रक हो गया, ये इसका मात्रक हो गया। इसका विमी सूत्र क्या होगा, विमी सूत्र। फोर्स का क्या होता है विमी सूत्र, फोर्स, फोर्स यानी कि F बराबर एम ए, एम का क्या है एम, इसका क्या होता है एल टी माइनस टू। ठीक है, ये होता है, ये किसका होता है, ये होता है फोर्स का, फोर्स का, फोर्स के अलावा आर स्क्वायर भी है, m1 m2 भी है। तो मैं इधर पहले लिखता हूं फोर्स का, फिर इसे फोर्स का लिखता हूं, फिर मैं इसे सिंप्लीफाई करूंगा। m माइनस टू एल स्क्वायर टी जीरो है। मैंने क्योंकि जो इसके ऊपर पावर है वो ऊपर घटेगी या बढ़ेगी, इसके ऊपर एक पावर होगी, इसके ऊपर भी एक पावर होगी, तो ये माइनस का 2 है, ये माइनस का 1 है, तो ये क्या होगा m माइनस का 1, L1 है, ये L2 है, तो ये क्या होगा L3, ये -2 है, यहाँ पे 0 है, तो ये -2 का -2, तो ये इसका विमी सूत्र होगा m माइनस एल की पावर 3 और t माइनस 2। ठीक है, ये इसका विमी सूत्र होगा। लेकिन ये एक कांस्टेंट है, ये एक कांस्टेंट है, तो इसकी एक वैल्यू आएगी, यानी एक इसका नंबर आएगा। इसकी जो वैल्यू आएगी क्या होगी, इसकी जो वैल्यू है वो न्यूटन ने नहीं दी थी, जो इसकी वैल्यू है वो न्यूटन ने नहीं दी थी। न्यूटन के मरने के बाद एक वैज्ञानिक थे, यानी एक साइंटिस्ट थे हेनरी कैवेंडिश, उन्होंने सबसे पहले इसकी मान दिया था, यानी इसकी एक वैल्यू दी थी, लेकिन उसमें सुधार होते होते एक हमें इसकी एक डिफाइंड वैल्यू मिली है कि ये इतने का होता है। ठीक है, चलो इसकी वैल्यू लिखता हूं मैं, वैल्यू यहां पे लिख दूं, जी की वैल्यू यहां पे ही लिख देता हूं पहले। जी बराबर 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ये इसकी एक वैल्यू होती है, यानी कि इसकी एक वैल्यू होती है। जी इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 एन एम स्क्वायर केजी स्क्वायर। ठीक है, ये इसकी वैल्यू होती है। जो जी है, जी का मान किस पे डिपेंड कर रहा है, बीच की दूरी पर और द्रव्यमान पर, बीच की दूरी और द्रव्यमान पर डिपेंड कर रहा है। फोर्स पे तो कर ही रहा है, लेकिन आर स्क्वायर यानी बीच की दूरी और द्रव्यमान पर कर रहा है। इसका प्रकृति पर कोई वो नहीं है, चाहे तो इसका जो मान है या जो इसे इफेक्ट करेगा वो प्रकृति पे इसका कोई इफेक्ट नहीं है, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, यानी कि चाहे एयर में हो या फिर वैक्यूम में हो, यानी कि वायु में हो या फिर निर्वात में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका मान मतलब हर जगह सेम रहता है। ये सिर्फ डिपेंड करेगा उनके बीच की दूरी क्या है दोनों पिंडों की और उनका द्रव्यमान क्या है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्व में जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है। ये समझ में आ गया ये क्या है,
यानी कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है कि दो पिंडों के बीच यानी दो ऑब्जेक्टों के बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमान के उन दोनों के द्रव्यमान के समानुपाती होता है और उनकी दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो मैंने बोला वही मैंने लिख दिया, यानी मैंने ये मैथ फॉर्म में लिख दिया। और फिर ऐसे मैंने ये समानुपाती का साइन हटाया तो ये जी आ गया। जी को क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। मैंने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को ऐसे लिखा, यानी मैंने इसे सिंप्लीफाई किया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से और मात्रक मैंने इसका निकाला, विमीय सूत्र निकाला और इसकी एक वैल्यू निकाल दी। ठीक है, और इसकी ये राशि कौन सी होती है? ये कौन सी राशि का होता है? इसकी राशि कौन सी होती है? इसकी राशि यहाँ पे लिख देता हूं। ये इसकी राशि कौन सी होती है? ये अदिश राशि का होता है, अदिश। ठीक है, ये कौन सी राशि का होता है? अदिश राशि का होता है। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट देखते हैं गुरुत्वाकर्षण व गुरुत्व में क्या डिफरेंस होता है, क्या होता है ये दोनों चीजें। ठीक है, चलो मैं गुरुत्वाकर्षण व गुरुत्व में डिफरेंस बताता हूँ। गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्व में, गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्व, यानी ग्रेविटेशनल नल और ग्रेविटी में क्या डिफरेंस, यानी गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्व में क्या डिफरेंस होता है? गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्व में क्या डिफरेंस होता है? गुरुत्वाकर्षण हम दो पिंडों को लेते हैं, यानी कि दो पिंड हैं। गुरुत्वाकर्षण वाल क्या होता है? दो पिंड हैं, दो जो दो पिंड हैं उसमें क्या, दो पिंडों के बीच में लगने वाला बल क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल। दो पिंडों के बीच में लगने वाला बल क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल। लेकिन उन्हीं दो में से मैं एक पिंड को क्या मान लूं? पृथ्वी मान लूं, यानी अर्थ मान लूं, तो उनके बीच में लगने वाला बल कौन सा होता? तो उनके बीच में लगने वाला बल गुरुत्वीय बल होगा, यानी गुरुत्व होगा, यानी ग्रेविटी होगा। मान लो मैंने ये लिया, एक पिंड ये है, एक पिंड ये है, इनके बीच की दूरी क्या है? r है, m1 m2, ये वन पिंड है, ये टू पिंड है। लेकिन मैंने क्या बोल दिया कि ये एक अर्थ है और ये दूसरा कोई पिंड है, यानी कि ये मैंने एक तो अर्थ मान लिया, एक दूसरा कोई पिंड मान लिया। एक मैंने अर्थ माना है और दूसरा पिंड है। इनके बीच तो क्या गुरुत्वाकर्षण होगा, लेकिन इसके बीच में क्या होगा? गुरुत्व होगा। यानी कि एक पिंड है जो, यानी एक ऑब्जेक्ट है वो फिक्स हो गया, उसे क्या माना मैंने? अर्थ। और एक ऑब्जेक्ट कोई भी है जैसे हमें निकालना है, तो वो क्या होता है? उसके बीच में ग्रेविटी लगती है, यानी ये क्या है? ग्रेविटी, यानी कि गुरुत्व
गुरुत्व, ये क्या है, गुरुत्वाकर्षण, यानी ये क्या है, गुरुत्वाकर्षण है, ये क्या है, गुरुत्व। ठीक है। ठीक है, तो गुरुत्व, गुरुत्व क्या है, गुरुत्व, गुरुत्व क्या है, गुरुत्व गुरुत्वाकर्षण की, यानी कि ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटेशनल, ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटेशनल की एक स्पेशल स्थिति है, यानी स्पेशल कंडीशन है, जिसमें कि पृथ्वी को एक पिंड माना जाता है, यानी पृथ्वी अपनी ओर हर एक चीज आकर्षित कर रही है, पृथ्वी अपनी ओर हर एक चीज आकर्षित करती है, पृथ्वी अपने केंद्र की ओर हर एक पिंड को आकर्षित कर रही है या करती है। तो ये गुरुत्व, गुरुत्व क्या होता है, यानी ग्रेविटी क्या होती है, इस गुरुत्व ग्रेविटेशनल की एक स्पेशल कंडीशन होती है, जिसमें कि एक पिंड होता है पृथ्वी और दूसरा पिंड कोई भी पिंड होता है, पृथ्वी हमेशा उस पिंड को अपने केंद्र की ओर खींचती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी बोलते हैं। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण को देखते हैं। ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, कोई एक पिंड है, पृथ्वी क्या करती है, हर एक पिंड को अपने केंद्र की ओर खींचती है, पृथ्वी क्या करती है, हर एक पिंड को अपने केंद्र की ओर खींचती है, जिससे कि जिससे जिससे कि उस पिंड का जिससे कि उस पिंड का वेग बढ़ने लगता है, यानी कि पृथ्वी पृथ्वी हर एक पिंड को अपने केंद्र की ओर खींचती है, जिससे कि उस पिंड का वेग बढ़ने लगता है, इसी को क्या हम उसका वेग बढ़ने लगता है, यानी कि उसका वेग परिवर्तन होने लगता है और उसमें एक त्वरण उत्पन्न हो जाता है, जैसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटी, ग्रेविटी त्वरण, यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं, यानी कि ग्रेविटी के कारण उसमें एक त्वरण उत्पन्न हो गया, यानी गुरुत्व के कारण उसमें एक त्वरण उत्पन्न हो गया, उसे हम क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं। यानी कि इसका मतलब क्या है, गुरुत्वीय त्वरण क्या है, पृथ्वी पृथ्वी हर एक पिंड को या हर एक वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है, यानी केंद्र की ओर आकर्षित करती है, जिससे कि उसके वेग में बदलाव होता है, यानी कि वेग में परिवर्तन होता है, वेग में परिवर्तन होता है, जिससे जिससे कि उस पिंड में या उस वस्तु में त्वरण उत्पन्न हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटी, ग्रेविटी मतलब गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं, यानी कि जो ग्रेविटी है उसके कारण उसमें त्वरण उत्पन्न हो गया। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण को हम किससे डिनोट करते हैं, इसका साइन क्या होता है, साइन स्मॉल जी, इसका साइन क्या होता है, स्मॉल जी, इसका मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर।
विमी सूत्र क्या होगा, m0 L1 T-2। लेकिन इसका इसका पृथ्वी के लिए, इसका अर्थ के लिए एक स्पेशल मान होता है, जो कि इसकी वैल्यू, यानी इसका मान क्या होता है, वैल्यू क्या होती है इसकी 9.8 मीटर प्रति सेकेंड। यानी कि जो भी पिंड है वो पृथ्वी पर कितनी स्पीड से गिरता है, यानी कितने वेग से गिरता है, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, ये होता है। अब देखते हैं हम जी और जी में डिफरेंस, यानी छोटा जी और बड़ा जी में डिफरेंस देखते हैं। कैपिटल जी और स्मॉल जी में मैं संबंध देखते हैं। ठीक है, रिलेशन बिटवीन जी एंड, ठीक है, स्मॉल जी और कैपिटल जी में हम रिलेशन देखते हैं, यानी कि इसमें क्या क्या रिलेशन है। ठीक, स्मॉल जी क्या है, गुरुत्व यानी कि ग्रेविटी है, और कैपिटल जी क्या है, गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशनल है। ठीक, अब इसमें क्या क्या संबंध होता है, मैंने माना कि इसमें संबंध स्थापित करने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, एक कोई ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा, दूसरा क्या होगा, हमारी पृथ्वी होगी, यानी पृथ्वी और किसी ऑब्जेक्ट के बीच में हम संबंध स्थापित कर देंगे तो हमें जी और जी में संबंध स्थापित हम कर देंगे। ठीक है, इसमें मैं मानता हूं, ठीक है, एक ये कोई पिंड है, यानी ये पिंड है, इसका द्रव्यमान कितना है, m है। ये क्या है, ये पृथ्वी है, यानी ये अर्थ है, इसका द्रव्यमान मैंने कैपिटल M मान लिया, इसका स्मॉल m, इसका कैपिटल M, कैपिटल M ये। ठीक है, इन दोनों के बीच में मैंने कैपिटल R की दूरी नाप ली। ठीक, ये कैपिटल M हो गया, ये स्मॉल m हो गया, इनके बीच में कैपिटल R की दूरी हो गई। ये क्या है, ये पृथ्वी है, ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, पृथ्वी है, ये कोई एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब मैं इसके लिए, इन दोनों के लिए मैं क्या लिखूंगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी F का मैं सूत्र लिखूंगा। कैसे लिखूंगा, F बराबर G इंटू M, यानी मैं पृथ्वी का द्रव्यमान लिखूंगा M, ये दूसरे पिंड का द्रव्यमान लिखूंगा, इन दोनों के बीच की दूरी लिख दूंगा R। ठीक, वहां पे हम क्या लिख रहे थे, G इंटू M1 M2 अपॉन R², लेकिन M यानी मुझे पता है कि एक उसमें से पिंड क्या है, पृथ्वी है, उसकी मैंने जो द्रव्यमान है वो M यानी कैपिटल M मान लिया, और एक जो दूसरा पिंड है वो क्या है, उसका मैंने द्रव्यमान स्मॉल m मान लिया। इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो मैंने r मान ली, यानी कि मैंने कैपिटल R मान ली, तो R² हो गया। अब मैंने माना कि ये जो पिंड है, ये वाला जो पिंड है, यानी ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या हो रहा है कि ये पृथ्वी पर गिर रहा है, यानी ये पृथ्वी पर गिर रहा है, तो मैं इसका ग्रेविटेशनल फोर्स लिख दूंगा, यानी मैं इसका ग्रेविटी वाला फोर्स लिख दूंगा, यानी कि F बराबर M इंटू जी, M इंटू जी, यानी F बराबर ma। F बराबर क्या होता था हमारे पास, F बराबर होता था ma,
एम ए मतलब क्या था, एक्सेलरेशन, ए मतलब क्या था, एक्सेलरेशन। लेकिन हम यहाँ पे क्या गुरुत्व की बात कर रहे हैं, यानी ग्रेविटी की बात कर रहे हैं, तो मैं ए की जगह पे जी लिखूंगा। यानी कि जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो किसके कारण आ रहा है, ग्रेविटी के कारण आ रहा है। यानी कि जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो ग्रेविटी के कारण आ रहा है, इसलिए मैं लिखूंगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में लिखूंगा। यानी मैं ए की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, जी लिख दूंगा। यहां पे मैंने ए की जगह पे जी लिख दिया, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब मैं इन दोनों का कंपैरिजन करा दूंगा, क्योंकि दोनों ही फोर्स हैं, दोनों ही पृथ्वी पर लग रहे हैं। यानी उसमें एक पिंड पृथ्वी है, दूसरा पिंड क्या है, कोई एक ऑब्जेक्ट है, मैंने मान ली बॉल है, यानी कि मैंने बॉल मान ली, बॉल ऊपर से मैं गिरा रहा हूं। तो एक तो पृथ्वी है, एक दूसरा क्या होगा उसका, कोई एक दूसरा पिंड होगा। तो एक ये फोर्स लगेगा जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स ये ग्रेविटी के कारण फोर्स लगेगा। तो मैंने इन दोनों का कंपैरिजन कराया, तो क्या आएगा, G इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन R स्क्वायर बराबर m G, जे कट गया m से, तो इसकी वैल्यू क्या आई, स्मॉल g बराबर G कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू आई। यानी कि जो स्मॉल g है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, g पर तो डिपेंड कर ही रहा है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स पर तो डिपेंड कर ही रहा है, इसी के कारण ये उत्पन्न होता है। ग्रेविटी किसके कारण उत्पन्न होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी कि एक पिंड पृथ्वी है और एक पिंड दूसरा कोई पिंड है, यानी दूसरा कोई ऑब्जेक्ट है, उन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, जब तो जी यानी ग्रेविटी उनके बीच में उत्पन्न होगी। तो एक क्या हो गया, जी हो गया, एक क्या होगा, ये पृथ्वी का द्रव्यमान हो गया, यानी ये एम हो गया, ये क्या हो गया, पृथ्वी का द्रव्यमान हो गया। स्मॉल एम इसमें है नहीं, यानी कि ये दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं, जो भी पिंड गिराया जा रहा है उसका द्रव्यमान से कोई मतलब नहीं है। यानी कि चाहे वो भारी पिंड गिराओ या हल्का पिंड गिराओ, दोनों सेम रहते हैं। हाँ, दूरी के जरूर, यानी कि जो दूरी है उस पर डिपेंड करता है, ठीक। अब इसके बारे में हम जी के बारे में कुछ प्रेडिक्शन करते हैं, यानी कि इसका क्या क्या होगा। जी होगा वो क्या किस पे डिपेंड करेगा, पृथ्वी पर, और उनकी जो त्रिज्या है उस पे, यानी बीच की दूरी में त्रिज्या मानना हूं, क्योंकि त्रिज्या ही तो होगी, एक पृथ्वी पिंड है, पृथ्वी के केंद्र से लेके परिधि, यानी कि परिधि तक की दूरी क्या होगी, उसकी त्रिज्या होगी। अब परिधि से मैंने कोई पिंड गिराया तो वो उसकी दूरी हो जाएगी, यानी कि ये आर क्या है, ये पृथ्वी की त्रिज्या है। यानी कि जी का मान किस किस पे डिपेंड करेगा, ये जो भी एक पिंड है जी का मान किस पे डिपेंड करेगा, पिंड की, यानी कि जिस पिंड के लिए नापा जा रहा है उसके द्रव्यमान पर और त्रिज्या पर, द्रव्यमान पर और त्रिज्या पर। यानी कि हम जी का मान पृथ्वी के लिए 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लेते हैं, लेकिन हम जो चंद्रमा है, यानी कि हमारा जो चंद्रमा है यानी मून है, मून के लिए हम क्या लेते हैं कि जो पृथ्वी का ग्रेविटी होता है वो चंद्रमा पर 1/6 होता है, यानी पृथ्वी चंद्रमा का ग्रेविटी 1/6 है पृथ्वी की ग्रेविटी पे, यानी कि उसका ग्रेविटी होता है 1.6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। यानी कि जो चंद्रमा का ग्रेविटी है वो पृथ्वी की ग्रेविटी से कितना कम है, 1/6 इंटू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। और ये इसका मान क्या होता है, चंद्रमा पर ग्रेविटी का मान क्या होता है, 1.6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। ये जो पिंड है उसके द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं है, यानी उसके द्रव्यमान पर ये निर्भर नहीं करता, चाहे आप हल्का पिंड
यानी आप हल्का पिंड गिराओ या भारी पिंड गिराओ, उनको दोनों को सेम टाइम लगेगा। ठीक है, ये इसके द्रव्यमान और त्रिज्या पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन, इसके मान में परिवर्तन कैसे होता है, यानी कि जी के मान में परिवर्तन क्यों होता है, क्योंकि जो पृथ्वी है वो एक सी नहीं है, यानी कि जो पृथ्वी है वो सर्कुलर नहीं है। पृथ्वी कैसी है, सर्कुलर नहीं है, पृथ्वी ओवल टाइप की है, यानी कि अंडाकार है। पृथ्वी सर्कुलर टाइप की नहीं है, पृथ्वी क्या है, ओवल टाइप की है, यानी कि अंडाकार है। जिससे कि क्या होता है कि जो पृथ्वी की त्रिज्या है, यानी पृथ्वी की त्रिज्या है वो केंद्र से ध्रुवों की तरफ तो कम है, लेकिन केंद्र से इक्वेटर की तरफ ज्यादा है, यानी कि केंद्र से इक्वेटर पे तो ज्यादा है उसकी त्रिज्या, और केंद्र से जो उसका ध्रुव है उस पे कम है। यानी कि मैंने क्या लिखा, गुरुत्वीय त्वरण के मान, में परिवर्तन। ये मैंने जी लिख लिया, जी बराबर क्या है, जी एम इंटू आर। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। ठीक, गुरुत्वीय त्वरण यानी जी बराबर क्या होगा, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। आर क्या है, इसकी त्रिज्या है। यदि कोई मतलब यदि मैं ऊंचाई को बढ़ाता हूं, यानी कि जी का मान मैं ऊंचाई पर लेता हूं, तो क्या होगा, उसमें कमी होगी, जी के मान में कमी होगी। क्या होगी, 2 GM अपॉन एच, 2 GM अपॉन आर, 2 GM अपॉन आर की कमी होगी इसमें, 2 GM अपॉन आर की कमी होगी, 2 GM अपॉन आर की कमी होगी। ठीक है, यानी कि जो ये गुरुत्वीय त्वरण का मान है ऊपर जाने पर कम होता है, यानी ऊपर जाएंगे तो कम होगा। क्यों, इधर पे मैं आर की जगह पे क्या लिखूंगा, आर प्लस एच लिखूंगा का स्क्वायर, तो इसका मान क्या हमेशा बढ़ेगा, एच कुछ ना कुछ तो होगा। यदि मैं 1 मीटर ही मान लूंगा तब भी ये आर प्लस एच 1 मीटर तो बढ़ ही गया, ये बढ़ेगा तो ये जी क्या होगा, कम होगा। तो क्या होगा कि पृथ्वी से ऊंचाई पर जाने पर जी का मान कम होता है, और ऐसे ही पृथ्वी से नीचे जाने पर जी का मान फिर से कम होता है। यानी कि जी का मान चाहे तो आप ऊपर चले जाओ चाहे नीचे चले जाओ, दोनों तरफ जी का मान कम होता है। यानी कि नीचे जाने पर कितना कम होता है, GM अपॉन आर। यानी ऊंचाई और इसमें क्या संबंध हुआ, ऊंचाई अपॉन 2 इंटू गहराई, यानी कि ऊंचाई की तुलना में मतलब गहराई की तुलना में ऊंचाई में डबल का अंतर आ जाता है, यानी कि डबल का अंतर आता है। ठीक है, अब जो जी का मान है वो केंद्र पर कितना होता है, जी का मान केंद्र पर क्या होगा, जी का मान केंद्र पर क्या होगा, 0। जो जी का मान होता है वो केंद्र पर क्या होता है, 0 होता है। और जो जी का मान है, जी का मान केंद्र पर तो 0 होता है, और ध्रुवों पर क्या होता है, जी का मान ध्रुवों की जो यानी कि जो त्रिज्या है वो कम है, तो इसका मान जी का मान क्या होगा, ज्यादा होगा, और जो इक्वेटर है उस पे जी का मान कम होगा। चलो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।